Good morning, dear learners. This is Miss Preeti Narwal. Welcome back to Narwal Study Point. आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड दैट इज़ वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन। तो संसाधन क्या होते हैं? फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं संसाधन क्या थे। संसाधन वो वस्तुएं पर्यावरण में मौजूद जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं उसको हम लोग संसाधन बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में जो कि हमारा चैप्टर थर्ड है। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं अपने संसाधनों के प्रकार में वर्गीकरण में। तो नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिन्हें एक बार प्रयोग करके फिर से पुनः किया जा सके और पुनः प्रयोग में लाया जा सके। अब पानी को दोबारा से प्रयोग में कैसे लाया जा सकता है? वाटर साइकिल के थ्रू। वाटर साइकिल के बारे में आप लोग जानते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ वाटर साइकिल क्या होता है। बेसिकली वाटर साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूस मूवमेंट होता है वाटर का डिफरेंट फेज में। जो हमारा पानी है वो कलेक्ट होता है एक जगह पर लाइक रिवर्स एंड पॉन्ड्स में। उसके बाद वो पानी सूर्य की किरणों से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ये हमारी सेकंड स्टेप होता है प्रोसेस का। थर्ड स्टेप में क्या होता है? कंडेंसेशन हो जाती है। कंडेंसेशन में क्या है, जो पानी वेपर बन के भाप बन के गया था वो क्या था, एक टाइप की गैस थी। और वो गैस जो है वो चेंज हो जाती है लिक्विड में, यानी दोबारा से वाटर वेपर बन जाता है। जो वाटर वेपर था हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है जी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या थी? गैस थी। तो कंडेंसेशन में बेसिकली क्या होता है, वाटर वेपर का कन्वर्जन हो जाता है लिक्विड स्टेट में। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है वाटर साइकिल की प्रोसेस का, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, वाटर फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स टूवर्ड्स ग्राउंड, यानी कि पानी जो है जो वेपर्स से क्या बना था, लिक्विड बना था, वो दोबारा से क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यानी रेन्स की फॉर्म में बादलों से ग्राउंड पे गिरता है। इसको क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। यानी कि पानी जो है वो एक जल चक्र बना लेता है, इसलिए पानी को क्या बोला जाता है? नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है। पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। लेकिन इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा मीठे पानी के लिए है। यानी कि जो 3/4 हिस्सा है ना पृथ्वी का, वो पानी लवणीय है यानी सॉल्टी वाटर है। फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी या फिर मीठा पानी नहीं है जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है। यह मीठे पानी मुख्य रूप से कहाँ से मिलता है? हमें सतह से मिलता है, यानी पृथ्वी की सतह पर हमें क्या मिलता है? मीठा पानी मिलता है। कुछ तथ्य और आंकड़े हैं पानी के बारे में, जल के बारे में। विश्व के जल की कुल मात्रा का 96.5% महासागरों के रूप में, यानी 96.5% जो वाटर है वो महासागरों के रूप में पाया जाता है। केवल 2.5 जो परसेंट पानी है वो अलवणीय जल है, यानी फ्रेश वाटर है, सॉल्टी वाटर नहीं है, जल के रूप में मौजूद होता है। भारत वैश्विक वर्षा का 4% प्राप्त करता है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में 133वें स्थान पर है। भारत की पोजीशन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता में कौन सी है? 133वीं। 2005 तक यह भविष्यवाणी की गई है कि भारत के बड़े हिस्से में पानी की पूर्ण कमी वाले देशों या क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा। यानी भारत क्या है, भारत के जो एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है, यानी पानी की दुर्लभता है, कमी है। तो ऐसी भविष्यवाणी की गई है, प्रिडिक्शन की गई है कि भारत उन देशों की श्रेणी में आ जाएगा जहाँ पर पानी की पूर्णतः कमी है। अब देखिए मीठे पानी के स्रोत। मीठे पानी की हमने बात करी कि सिर्फ 2.5% ही ऐसा वाटर है जो कि अलवणीय है। तो अब वो मीठा पानी हमें किस किस रूप में मिलता है, कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से हमें मिलता है? अवक्षेपण यानी वर्षा के जल से, सतही जल से। सतही जल कौन सा होता है? जो पृथ्वी की ऊपरी लेयर पर, सतह पर जो मौजूद होता है, जैसे नदियों में, झीलों में। भूजल। भूजल कौन सा होता है? भूजल को भूमिगत जल भी बोला जाता है। भूमि यानी
जो लेयर है हमारी, ऊपरी लेयर है पृथ्वी की, उसको क्या बोलते हैं? भूमिगत मतलब नीचे। तो भूमि के नीचे वाला जो जल होगा उसको क्या बोला जाता है? भूमिगत जल। तो भूमिगत जल जो किस पर निर्भर करता है? वर्षा पर निर्भर करता है, ताकि उसका पुनर्भरण हो सके। अब भूजल कौन सा था? वह पानी जो मिट्टी के नीचे परतों और चट्टानी छिद्रों में एकत्रित होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। संरक्षण क्या होता है जी? बचाव। अब पानी के बचाव की ज़रूरत क्यों है हमें? हमने ऊपर देखा कि पानी तो बहुत सारा है, 2/3 हिस्से पर पानी है पृथ्वी के, लेकिन वो कैसा पानी है? वो साफ मीठा पीने लायक पानी नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है। वो कौन सा वाटर है? लवणीय पानी है। विशेष रूप से मानव गतिविधियों के हानिकारक प्रभावों से पौधों, जानवरों, प्राकृतिक क्षेत्रों, यानी कि इन सब मानव की गतिविधियों ने क्या किया है जी? बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करे हैं। वो हमारा कोई भी रिसोर्स हो, उसमें मानव ने क्या किया? उसका दोहन ही किया है, उसको पॉल्यूटेड ही किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्टराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ठीक है, जल की कमी के कारण। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है? जल की कमी के कारण। कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से पानी की कमी हुई है भारत में? बढ़ती आबादी, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी। अब देखो विस्फोट एकदम से पॉपुलेशन का हुआ। इतनी ज़्यादा जनसंख्या अगर होगी तो उस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए हमारे रिसोर्सेज का क्या होगा? कंजप्शन होगा। तो बढ़ती आबादी की वजह से भी पानी की कमी हुई है। सिंचित क्षेत्रों का विस्तार। सिंचित क्षेत्र कौन से होते हैं जी? इरिगेशन सिस्टम। अब इतनी ज़्यादा आबादी जो बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जी, उनके लिए क्या? खाने पीने की भी ज़रूरत होगी। तो अब खाना कहाँ से आता है? खेती से आता है। और खेती में किसकी ज़रूरत है? सिंचाई की ज़रूरत है। तो सिंचित क्षेत्रों का विस्तार हुआ है, जिस वजह से क्या है? जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ साथ पानी की मांग बढ़ी है। अब उद्योग अगर इतने ज़्यादा स्थापित होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें पानी की जो मांग है वो तो होगी। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पानी तक असमान पहुंच। विभिन्न सामाजिक समूह कौन से? अपर क्लास, लोअर क्लास लगा लो, अमीर गरीब लगा लो, शहरी या फिर गांव वाले लगा लो, कोई भी कैटेगरी आप ले लो समाज की। उसमें क्या है? पानी का असमान वितरण है। कहीं पर किसी को 24 घंटे फ्री पानी मिल रहा है, किसी को पैसे देने पड़ते हैं लिमिटेड पानी के लिए भी। तो असमान वितरण है। अब जिसको फ्री मिल रहा है वो तो फिर फ्री की चीज़ की हम लोग कुछ वैल्यू नहीं करते। ये आप लोग भी अच्छे से जानते हो कि अगर फ्री में आपको कुछ कंटेंट मिल रहा है ना, तो उसकी वैल्यू हमने करनी नहीं। एज लाइक हमारे यूट्यूबर्स, कितना भी अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दें, आपको वैल्यू नहीं करनी उस चीज़ की। तो सेम ऐसे ही है, जिसको क्या है? फ्री में मिल रहा है, तो वो क्यों वैल्यू करेगा उस पानी की? तो क्या है? असमान पहुंच हो रही है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच। उद्योगों द्वारा पानी का अत्यधिक उपयोग। नगरीय क्षेत्रों में जल का अत्यधिक दोहन। नगरीय क्षेत्र यानी शहरों में क्या है? पानी का दोहन हो रहा है। तो वो कुछ कारण हमने पढ़े कि क्यों जल की कमी हो रही है। अभी हम देखेंगे जल प्रदूषण के मुख्य कारण, यानी कि जो पानी है वो प्रदूषित क्यों हो रहा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के पीछे। फर्स्ट वन इज़ घरेलू अपशिष्ट, यानी घरों से निकलने वाला जो भी हमारा कूड़ा कचरा है वो क्या है? सबसे पहला मेन फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर पॉल्यूशन के लिए। औद्योगिक कचरे को उचित उपचार के बिना पानी में बहा देना। फैक्ट्री वाले क्या करते हैं? बिना उस वेस्ट को रिसाइकल करे उसको इस स्टेज में छोड़ देते हैं, उस फेज में उसको क्या है? पानी में बहा देते हैं, जिसमें वो डिग्रेड नहीं हो सकता। उद्योगों और कृषि क्षेत्र में रासायनिक बहिस्राव। अब इंडस्ट्रियां हैं, ऑब्वियस सी बात है जी, केमिकल का तो यूज़ होगा उनमें, तो रासायनिक बहिस्राव हो रहा है। कृषि में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक और उर्वरक। अब खेतों में कितने ज़्यादा उर्वरक, फर्टिलाइज़र्स, कीटनाशक जो यूज़ किए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, तो उस वजह से भी क्या है? बहुत ज़्यादा रासायनिक जो पदार्थ हैं वो पानी में उनका क्या हो रहा है? स्राव हो रहा है। कई मानवीय गतिविधियाँ। अब मानवीय गतिविधियाँ कौन सी होती हैं? ऐसी गतिविधियाँ, ऐसी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा परफॉर्म करी जाती हैं। तो कई मानवीय गतिविधियाँ जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान और मूर्तियों का विसर्जन। हमारे हिंदू धर्म में स्पेशली क्या होता है? हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। दैट इज़ नॉट अ बिग डील कि वो कोई गलत बात है, सही बात है, हम उस फैक्टर पर बात नहीं कर रहे। लेकिन मूर्तियों का विसर्जन हम लोग करते हैं, किस में करते हैं?
नहर में करते हैं, नदी में करते हैं, नहीं ऐसे पानी में करते हैं जो पानी बह रहा हो। ये हमारी क्या है, धार्मिक मान्यता है। लेकिन उस धार्मिक मान्यता के पीछे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो वहीं पर वही बात जो है वो यहाँ पर डिस्कस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, पानी में प्रदूषण को फैला रही हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे वाटर पॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट है, अब इन वाटर रिसोर्सेज के संरक्षण की, कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, क्या आवश्यकता है इनके कंजर्वेशन की। जल संसाधन सीमित हैं और हमारी ज़रूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पानी के बचाव की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है जी, सीमित जल संसाधन हैं, एक लिमिटेड जो अमाउंट में हमें मिले हुए हैं, लेकिन ज़रूरतें जो हैं वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज़ हो रही हैं। अमाउंट लिमिटेड है तो क्या होगा, बचाना तो पड़ेगा। हमारे अधिकांश संसाधन प्रदूषित हैं और पीने और अन्य उद्देश्यों के लिए अनुपयुक्त हैं। यानी कि अभी आप लोग बोलोगे कि जी लिमिटेड कैसे हैं, अभी तो आपने बोला है नवीकरणीय संसाधन हैं, वाटर साइकिल होती है, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, 2/3 भाग पर पानी है, इतना ज़्यादा पानी है जी, 96.5% महासागरों में पानी है। तो टेंशन किस बात की लेनी है, मज़े से पानी को यूज़ करो, कंज्यूम करो। लेकिन एक बात जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है, जो संसाधन है ना वो प्रदूषित हैं। यानी पानी तो है लेकिन वो कैसा है, पॉल्यूटेड है। और पीने का पानी वो नहीं है, वो कौन सा है, लवणीय पानी है। और किसी और उद्देश्य के लिए वो क्या है, अनुपयुक्त है। यानी वो पानी उपयुक्त नहीं है पीने के लिए या फिर किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जिसमें हमें फ्रेश वाटर चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी खतरों से खुद को बचाने के लिए। अब अगर पानी पॉल्यूटेड होगा तो उससे बीमारियां तो होंगी। तो पानी जो है वो साफ़ पानी को बचाए रखना हमारे किसके लिए ज़रूरी है, हेल्थ के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर पानी ही साफ़ नहीं होगा, हमने वो सुना है ना कि जी खाने के बिना बंदा रह सकता है कुछ टाइम तक, लेकिन पिए बिना नहीं रह सकता। तो वही बात है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमारी आजीविका को जारी रखने के लिए। अब खाद्य सुरक्षा क्या होती है, वैसे तो ये हमारे इस चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, खाद्य सुरक्षा होती है जहाँ पर सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता हो, पहुँच हो और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य हो, उसको क्या बोलते हैं, खाद्य सुरक्षा बोलते हैं। यानी सभी लोगों को 2 टाइम का खाना मिल सके। अब खाना मिलने के लिए उसके पास क्या है, सामर्थ्य होना चाहिए, पहुंच होना चाहिए। यानी उसके आसपास कोई ऐसी किराने की दुकान होनी चाहिए जी, कोई ऐसा सामान विक्रय केंद्र होना चाहिए और उसके पास सामर्थ्य भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो वो खाद्य सुरक्षा होती है हमारी। लेकिन अगर पानी नहीं होगा तो क्या लगता है, फसल होगी, पानी नहीं है जी, सिंचाई नहीं हो रही, सूखा पड़ रहा है, फसल नहीं हो रही, तो खाद्य सुरक्षा कहाँ से आएगी, खाद्य सुरक्षा में तो खाना कहाँ से आएगा, अगर भूखमरी की स्टेज आ जाएगी, पानी ही नहीं होगा तो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और आजीविका को जारी रखने के लिए क्या ज़रूरी है, जल संसाधन ज़रूरी हैं। हमारे जल निकायों के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में गिरावट को रोकने के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें जैविक और अजैविक घटक परस्पर सहयोग से जीवन का निर्वहन करते हैं। अब जैविक घटक कौन से हो सकते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, ये सारे क्या हैं, जैविक घटक। और अजैविक घटक कौन से हैं, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अजैविक घटक हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में भी गिरावट आ सकती है अगर हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन को नहीं बचाया तो। अब देखिए, औद्योगिकरण और शहरीकरण किस प्रकार जल की कमी के लिए जिम्मेदार है। हमने पढ़ा था कि औद्योगिकरण और शहरीकरण की वजह से क्या हो रहा है, जल की कमी हो रही है। तो अब देखिए किस तरीके से वो फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जल की कमी के कारण। स्वतंत्रता के बाद तेज़ी से क्या हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है। यानी जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं तो एक सेल्फ डिपेंडेंसी लाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए हमारे देश ने क्या है, औद्योगिकरण की नीति को अपनाया है। उद्योगों की बढ़ती जनसंख्या के कारण ताजे पानी का अत्यधिक उपयोग हुआ है। यानी जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, वाटर की कंजप्शन ज़्यादा हो रही है। बड़ी और घनी आबादी वाले शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि और शहरी जीवन शैली ने पानी और ऊर्जा की आवश्यकताओं में क्या है, वृद्धि की है। मतलब वही है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो
ज़रूरतें ज़्यादा हो रही हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, संसाधनों का दोहन हो रहा है। शहरों के साथ साथ गाँव में भी जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उद्योगों की वजह से हुआ है, लेकिन हाँ, ये फैक्टर है कि उद्योगों की वजह से हुआ है, लेकिन गाँव भी जो हैं उस उनमें भी संसाधनों का दोहन कुछ कम नहीं हो रहा है। वहाँ पर भी लोग ज़्यादा ही क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं वाटर को, और कंज्यूम तो छोड़ो, वेस्टेज ज़्यादा हो रही है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत में जल की कमी के बढ़ते भारत में जल की कमी बढ़ने के कारण, यानी भारत में जल की कमी क्यों बढ़ी। हाँ, भारत मानसूनी जलवायु वाला देश है, यानी आगे किसान क्या है, मानसून पर डिपेंडेंट है अपनी सिंचाई के लिए। तो अगर मानसून नहीं होगा, मानसून की विफलता हो जाएगी, बारिश सही टाइम पर नहीं आएगी, तो किसानों को सिंचाई के लिए क्या है, जल संसाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंचाई के पानी की मांग में तेजी से वृद्धि होगी। औद्योगिक गतिविधियों के कारण भूमिगत जल जो है उसका स्तर नीचे गिर जाएगा। शहरीकरण की गति के कारण जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव, बढ़ती आबादी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी क्या है, जल संसाधन की ज़रूरत है। हाँ, तो ये जल संसाधन के संरक्षण के लिए अपनाए गए उपाय। अब जल की कमी हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। भूजल को ओवर ड्रा ना करें, भूजल को रिचार्ज करें, यानी भूमिगत जल के रिचार्ज की बात हो रही है कि जितना पानी आप उनसे हैंडपम्प या फिर ट्यूबवेल वगैरह की मदद से निकाल रहे हो, तो उसके स्तर को आप दोबारा से मेंटेन करो। हर स्तर पर पानी की बर्बादी से बचें, यानी पानी का जब भी प्रयोग करें, हर एक लेवल पर सोच समझ करके एक प्लानिंग के साथ वाटर रिसोर्सेज का प्रयोग करें। जल को प्रदूषित ना करें। ऊपर हमने कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं पॉल्यूशन के लिए वो पढ़े थे, तो उन सारे फैक्टर्स को ओवरकम किया जा सकता है ताकि प्रदूषण ना हो। जलाशयों में वर्षा जल का दोहन, वाटर शेड विकास कार्यक्रम आदि। विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर आदि। ड्रिप सिंचाई क्या होती है, बूंद के थ्रू जब एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है खेतों में, जिससे क्या है, बूंदें जो पानी की बूंदें हैं वो हमारी फसल की रूट्स तक पहुंचाई जाती है, यानी पानी को डायरेक्ट बहाने के बजाय जो नॉर्मल सिंचाई हम लोग करते हैं अपने हरियाणा और पंजाब की साइड, तो उस सिंचाई के मेथड को रिमूव करके ड्रिप सिंचाई करनी चाहिए। ड्रिप सिंचाई में क्या है, बूंदों के थ्रू ड्रिप इरिगेशन करनी चाहिए। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास हमारी ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो हैं वो लिख सकते हो। नो डाउट आपको उनका रिप्लाई और आपकी डाउट का सॉल्यूशन पक्का मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड।